लागतों का वर्गीकरण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रबंधन द्वारा निर्णय के अनुसार वर्गीकरण। प्रबंधन द्वारा निर्णय के अनुसार वर्गीकरण से तात्पर्य प्रबंधन को अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। उत्पादन से संबंधित, क्रय से संबंधित, विक्रय से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित, सरकारी नीतियों से संबंधित और कोई महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित अनेक प्रकार के निर्णय हैं वो प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। तो प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर हम लागतों को कई भागों में बांट सकते हैं, जिनमें प्रमुख हमारी इस प्रकार है। पहली हमारी लागत आती है सीमांत लागत। सीमांत लागत को हम परिवर्तनशील लागत का योग भी कहते हैं। सीमांत लागत से तात्पर्य उत्पादन की एक मात्रा में या एक इकाई में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लागत की कुल लागत में जितना परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए अर्ध परिवर्तनशील लागतों में से स्थिर और परिवर्तनशील लागतों को अलग अलग छांट लिया जाता है। उसके पश्चात जो परिवर्तनशील जो मात्रा है या लागत है वो परिवर्तनशील लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागतों के परिवर्तनशील भाग का योग ही हमारा सीमांत लागत कहलाता है। क्योंकि स्थिर लागतें हैं वो उत्पादन की मात्रा के अनुसार प्रभावित नहीं होती है, वो समय आधारित होती है। तो उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर स्थिर लागतें तुरंत प्रभावित नहीं होती, यानी अल्पकाल में प्रभावित नहीं होती है। जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादित की जाने वाली मात्राओं से पूर्णतः संबंधित होती है। अतः सीमांत लागत को हम परिवर्तनशील लागत का भाग भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अंतरीय लागत, या जिसको हम विभेदक लागत भी कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। गतिविधि को एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तित करने पर कुल लागत में जितना परिवर्तन होता है या अंतर होता है उसे हम अंतरीय लागत कहते हैं। अंतरीय लागत दो वैकल्पिक निर्णयों की लागत या उत्पादन स्तर में बदलाव के बीच का अंतर है। जब आगे बढ़ने के लिए कई विकल्प हो तो हम अंतरीय लागत का ध्यान में रखते हैं। विभिन्न विकल्पों को चुनने पर लागतों में अंतर लाने वाले बिंदु स्पष्ट होते हैं। इस तकनीक का उपयोग हम निर्यात मूल्य निर्धारित करने, नए उत्पाद या देश अथवा विदेशों में नए बाजारों में माल को बिक्री हेतु प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है कि यह हमें ऑफर है वो स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम अंतरीय या विभेदात्मक लागत का काम में लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा अवसर लागत। अवसर लागत है जब हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध होते हैं तो उन उपलब्ध विकल्पों का जो मूल्य होता है, जिनको एक विशिष्ट रणनीति अपनाने या साधनों की किसी विशिष्ट रूप से प्रयुक्त करने के कारण त्यागना पड़ता है, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। जैसे किसी वर्तमान निवेश को अन्य रूप में यदि हम निवेशित करते हैं तो निवेशित करने पर जो प्रत्याशित आय है वह हमारी अवसर लागत होती है। जब किसी योजना उपयुक्त निवेश का चयन करना हो या किसी निवेश विकल्प की व्यवहारिकता परखनी हो तो हम अवसर लागत काम में लेते हैं। जो जैसे एक मशीन जो वर्तमान में एक उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो रही है तो उससे जो लाभ हो रहा है उसे अन्य उत्पाद के उत्पादन के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं। यदि लाते हैं तो लाने पर कितना प्रॉफिट में वृद्धि हो जाएगी या आय में वृद्धि होगी, इसी को ही हम अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रतिस्थापन लागत। व्यवसाय में मौजूद स्थायी संपत्तियों को प्रतिस्थापित करने के लिए
जो लागत होती है उसे हम, या जो बाजार मूल्य होता है उसे हम प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। यह लागत वर्तमान उपकरण या मशीन की रखरखाव पर व्यय और उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त समय पर निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किस समय, कब, कितनी समय अवधि तक किसी संपत्ति, मशीन और का उपयोग में लेना चाहिए और कितनी समय अवधि पश्चात उसको प्रतिस्थापित करने में व्यवसाय को फायदा है। इसे हम प्रतिस्थापित लागत कहते हैं। उसके बाद आते हैं संबंधित लागतें। जो किसी विशेष उद्देश्य या परिस्थिति से संबंध होती हैं वह संबंधित लागतें कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि विशेष मामले में निर्णय के संदर्भ में केवल उन्हीं लागतों पर विचार किया जाता है जो उस निर्णय से संबंधित हो। जैसे लागत का कोई तत्व किसी एक निर्णय परिस्थिति में संबद्ध हो सकता है, लेकिन दूसरे निर्णय परिस्थिति में वो असंबद्ध हो सकता है। इसे हम संबंधित लागत कहते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा आरोपित लागतें। आरोपित लागतें अर्थशास्त्र के अनुसार परिकल्पित या राष्ट्रीय लागत होती है। जैसा कि स्पष्ट है, आरोपित लागतें जिसमें नकद में लेन देन नहीं होता, केवल निर्णय लेने के उद्देश्य से ही इनकी गणना की जाती है। इसमें ऐसे कल्पित या अनुमानित मूल्य से है जहां ऐसे उद्देश्य के लिए शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात करने की कोई नीति नहीं रही हो। जैसे हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो गृहिणियों का जो पारिश्रमिक है वो वास्तव में नहीं होता, लेकिन इसमें उसे आरोपित किया जाता है। इसी तरह कृषि कार्यों में जो भूस्वामी होते हैं उनका मजदूरी या वेतन वास्तव में नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार उसको आरोपित करना पड़ता है। तो आरोपित लागतें अवसर लागतों के समान ही होती है। आंतरिक सृजित कोष पर ब्याज जो एक्चुअल में हम नहीं देते हैं वो भी हमारा आरोपित लागत का ही उदाहरण है। यानी ये लागतें वास्तव में होती नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार अनुमानित मूल्य या कल्पित मूल्य ज्ञात करने के लिए इन प्रकार के व्ययों को हम आरोपित करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा डूबत लागत। नाम से स्पष्ट है, डूबत लागत यानी यह लागत जो डूब चुकी है, यानी व्यय हो चुकी है। यह ऐतिहासिक लागतों का भाग होता है, अर्थात जो पूर्व में डूब चुकी है या किसी विचाराधीन विशेष समस्या के निर्णय से संबंधित नहीं होती है, उसे हम डूबत लागतें कहते हैं। ये वे लागतें होती है जो यदि योजना समाप्त कर दी जाए या बदल देते हैं तो पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे किसी संयंत्र को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो पुराने संयंत्र का जो डेप्रिशिएटेड जो बुक वैल्यू होती है वो इररिलेवेंट होती है, असंबद्ध होती है, क्योंकि यह राशि हमारी डूबत लागत के समान है जिसको प्रतिस्थापन के समय अपलिखित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सामान्य लागत। जैसे नाम से स्पष्ट है, सामान्य लागत उत्पाद के एक नियत स्तर पर उन परिस्थितियों में आती है जिसमें उत्पाद का वह स्तर प्राप्त होता है। इसमें हम उत्पादन प्रक्रिया की सामान्य परिस्थिति या व्यापार के सामान्य वातावरण में जो व्यय किया जाता है उसे हम सामान्य लागत कहते हैं। और इसके अंतर्गत
जो हमारा सामान्य कार्यहीन समय होता है उसको भी सामान्य लागत का ही भाग मानते हैं, यानी सामान्य लागत में उसको ऐड किया जाता है। असामान्य लागत, असामान्य लागत जिस नाम भी से स्पष्ट है, असामान्य लागत यानी जो सामान्य नहीं है, यानी वो सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं हो सकती। तो किसी बड़े व्यवधान के कारण से या किसी अनहोनी के कारण से जो कार्यहीन समय है या प्रक्रिया है के कारण से असामान्य हानि उत्पन्न होती है, तो उसे हम असामान्य लागत कहते हैं। जो अनियमित या अप्रत्याशित होते हैं, यानी वो पूर्व नियोजित नहीं होती है, प्रत्याशित नहीं होती है और नियमित रूप से नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है। मोस्टली ये असामान्य परिस्थितियों के कारण से ही उत्पन्न होती है, इसलिए इनको सामान्य परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती, इसलिए इनको उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं माना जाता है और इसे हम लाभ-हानि खाते में चार्ज करते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा परिहार्य लागत, यानी अवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसी लागतें जिसको यदि हम थोड़ा सा सावधानी और सचेतता से या कार्यकुशलता से कार्य करें तो उसको हम टाल सकते हैं, या जो कुशल कार्य निष्पादन की निर्धारित जो परिस्थितियां हैं उसमें वह लागत नहीं होनी चाहिए, उसे हम परिहार्य लागतें कहते हैं। इसके अंतर्गत ये क्रिया या परिस्थिति के साथ तार्किक रूप से संबद्ध होती है और उस परिस्थिति में होने वाली वास्तविक लागत तथा सामान्य लागत में अंतर से ज्ञात हम कर सकते हैं। जब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो सामान्य सामग्री लगती है उससे सामान्य जो सामग्री वेस्टेज जाती है, जो कितनी भी कुशलता से कार्य कर ले वो वेस्टेज को हम बचा नहीं सकते, यानी वो तो वेस्टेज होना ही होना होता है, तो इसे हम परिहार्य लागत कहते हैं। यानी काफ़ी कोशिश करने के पश्चात भी जिस लागत को हम बचा नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम परिहार्य लागत कहते हैं। लास्ट में हमारा आ रहा है अपरिहार्य लागतें, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसी लागतें जिनसे बचना संभव नहीं है और जो एक निर्धारित सीमा या प्रावधान के अंतर्गत अवश्य होती है। यह लागत किसी व्यापार प्रतिबंध कार्यक्रम के अधीन अवश्य ही लगनी चाहिए। प्रकृति से ये स्थिर है और इससे बचना असंभव है। जैसे फर्नीचर उद्योग के अंतर्गत हम जब लकड़ी लाते हैं और उसको थोड़े समय के लिए सूखने के लिए रख देते हैं, तो उसकी जो सूखने से जो छिज्जत आती है या फर्नीचर बनाते समय उसकी जो छीलन होती है उसको हम नहीं रोक सकते, इसे हम अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं।